हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट आपके लिए अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि इस चैप्टर में 1950 से 1990 तक हमारे देश के अंदर क्या हुआ ये पूरी कहानी पढ़नी है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, क्योंकि ये तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट और बैकवर्ड हो चुकी थी, प्रोडक्टिविटी सब खत्म हो चुका था एग्रीकल्चर के अंदर से, और ज़्यादातर जो देश के अंदर हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही लगी थी। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म करे, दो मेन रिफॉर्म करे थे, लैंड रिफॉर्म जिसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा रिफॉर्म किया गया था इसके अंदर टेक्निकल रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं, आज की क्लास के अंदर हम इसका टेक्निकल रिफॉर्म कवर करने वाले, फिर आगे के पार्ट्स में हम ये भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्निकल रिफॉर्म या HYV टेक्नोलॉजी, इसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कह देते हैं। लैंड टेक्निकल रिफॉर्म को ही हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, HYV टेक्नोलॉजी क्या थी, या फिर टेक्निकल रिफॉर्म क्या था, सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली नंबर की बात यह है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर रिफॉर्म पे ही काम करा। लैंड रिफॉर्म करा हमने लगभग 1960 तक हम लोगों ने लगातार 10 सालों तक बहुत तेजी से लैंड रिफॉर्म करा। रिजल्ट ये निकला कि एग्रीकल्चर का जो एरिया था वो काफी ज्यादा बढ़ गया, स्मॉल फार्मर्स के पास भी अपनी कुछ कुछ जमीनें आने लगी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास इतना बड़ा एग्रीकल्चर का एरिया होने के बावजूद हमें अपने लोगों का पेट भरने के लिए, हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी उस दौरान, तो हमें अपने लोगों का पेट भरने के लिए अनाज बाहर से ही मंगवाना पड़ता था। यानी कि अगर हम फूड के मामले में भी बात करें तो हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। इतना बड़ा एग्रीकल्चर एरिया, इतना 10 सालों तक गवर्नमेंट ने लगातार रिफॉर्म करे, इतना एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ने से क्या होता है, जब उस एरिया पर प्रोडक्शन ही नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। अब गवर्नमेंट इस चीज को समझ गई थी कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और हम कितने दिनों तक बाहर से फूड मंगवा सकते हैं, कितने दिनों तक हम बाहर से अनाज मंगवा सकते हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि उस टाइम पर इंडिया के अंदर जो फूड बाहर से आ रहा था, जो अनाज बाहर से मंगवाया जा रहा था, उन देशों में जानवरों को खिलाया जा रहा था, वो फूड हमारे देश के अंदर लोगों को खिलाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे देश का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम था, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे फूड के मामले में। तो ऐसे में हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने टेक्निकल रिफॉर्म या फिर HYV टेक्नोलॉजी को मार्केट में इंट्रोड्यूस करा। इंडिया के अंदर HYV टेक्नोलॉजी को लाने वाले थे MS स्वामीनाथन, इन्हें फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं इंडिया के अंदर, या फिर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर कहते हैं MS स्वामीनाथन को। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, या फिर टेक्निकल रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने क्या करा? देखो, गवर्नमेंट को बात पता चल गई कि यार सिर्फ जमीन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम जमीन बहुत सारी बढ़ा दें और उस पर प्रोडक्शन है ही नहीं, प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, तो फिर फायदा क्या है? क्योंकि लोगों की टेक्निक बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, परमानेंट आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी है नहीं, आपके पास अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं है, आप पुरानी सीड्स इस्तेमाल कर रहे हो, कन्वेंशनल सीड्स इस्तेमाल कर रहे हो, और जो फार्मिंग का तरीका है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। यार ऐसे थोड़ी ना होगा, जमीन ज़्यादा होने से क्या होता है, प्रोडक्शन ही नहीं है उसके ऊपर, और गवर्नमेंट इस बात को समझ गई। तो गवर्नमेंट ने देश के अंदर टेक्निकल रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। टेक्निकल रिफॉर्म के अंदर होता है क्या, मैं आपको बताता हूं। पहले हम कन्वेंशनल सीड्स को यूज करते थे, पुराने जमाने के बीजों को इस्तेमाल करते थे। अब हमने रिसर्च करके नई क्वालिटी के अच्छे बीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इसके साथ हमने इरिगेशन की जो फैसिलिटी है उसको हमने बढ़ा दिया। इसके अलावा हमने ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हमने इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें इतने बड़े लेवल पर हुई 1960 के बाद। 1960 के बाद ये सारी चीजें खेती में इतनी तेजी से इस्तेमाल हुई कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो 2-3 सालों के अंदर ही लगभग 25% बढ़ गया, और अब हमें विदेशों से फूड मंगवाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। इतने बड़े रिफॉर्म को हम लोग कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये टेक्निकल रिफॉर्म इतने बड़े लेवल पे हुआ कि इसका नाम दे दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब सिंपल सा यही है। अब जरा समझना, द लो प्रोडक्टिविटी, यानी जो प्रॉब्लम थी लो प्रोडक्टिविटी को, इसे हटाने के लिए गवर्नमेंट ने टेक्निकल रिफॉर्म का सहारा लिया। इसके अंदर हमने क्या करा, HYV सीड्स का इस्तेमाल करा, जो बहुत ही ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स होते हैं। इसके साथ गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यानी दवाओं का इस्तेमाल करा जिससे फसलें खराब ना हो। इसके अलावा जो है परमानेंट
इरिगेशन की फैसिलिटीज को बढ़ाया, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, मशीनों की संख्याओं को बढ़ाया, सब्सटेंशियल राइज इन द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। इन सब यूज की वजह से आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ गया, ठीक है। और ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट था, इतना ज्यादा था कि गवर्नमेंट ने इसे ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडिया के अंदर नाम दिया। द टर्म ग्रीन रेफर टू क्रॉप, ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप, फसलें, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है सिग्निफिकेंट राइज, रेवोल्यूशन मतलब बढ़ना। तो इतनी तेजी से फसलें बढ़ी कि गवर्नमेंट ने इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दे दिया। टुगेदर दीज टर्म इंप्लाई द स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया। It started happening in India the year 1967 to 1968। 1967 से 68 में बहुत बड़े लेवल पे इंडिया के अंदर टेक्निकल रिफॉर्म किया गया, ठीक है। इससे हुआ क्या कि इंडिया के अंदर 1-2 साल के अंदर अंदर 25% फूड बढ़ गया। यानी हम जितना प्रोडक्शन कर रहे थे उसका सीधा 25% फूड बढ़ गया। अब हमें विदेशों से फूड मंगवाने की, अनाज मंगवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी, यानी सेल्फ सफिशिएंट हो गए हम लोग, ठीक है। इंडिया बिकेम द सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन एंड सक्सेसफुल ब्रोक द विशियस साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में जो एक दुष्चक्र बना हुआ था, एक तरीके से हमारे ऊपर श्राप लगा हुआ था कि हमारा प्रोडक्शन इतना ज्यादा कम है, हमने उस साइकिल को एक तरीके से ब्रेक कर दिया। किसकी मदद से? टेक्निकल रिफॉर्म की मदद से। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है ना, ये सबसे पहले लेकर आए थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलगर। तो ये एक अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि HYV सीड्स का इस्तेमाल अपने देश के अंदर करना शुरू करा था। इन्हें हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था किसमें? 1970 के अंदर। किस लिए? हाई यील्डिंग वैरायटीज की जो सीड्स इन्होंने इस्तेमाल करी थी उनको इनोवेट करा था, उसके लिए, ठीक है। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे MS स्वामीनाथन। याद रख लेना, मैंने इनकी पिक्चर लगा दी है MS स्वामीनाथन की यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इंडिया के अंदर जो हाई यील्डिंग HYV सीड्स हैं, ये सबसे पहले खरीफ की फसलों में, खरीफ सीजन में 1966 में सबसे पहले इस्तेमाल किए गए थे। अडॉप्टेड द हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल ड्यू टू, और ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। MS स्वामीनाथन ने इसकी स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स एडुकेट द इरिगेशन फैसिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी इसकी यूज़ करने की वजह से, क्योंकि इन्हें इरिगेशन फैसिलिटी बहुत तेज़ी से चाहिए होता है। HYV सीड्स जो होते हैं ना, इनको बहुत तेज़ी से सिंचाई की जरूरत होती है, इनको पानी अच्छा मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसको भी बढ़ाना शुरू कर दिया। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, तो गवर्नमेंट ने बहुत तेज़ी से इनके प्रोडक्शन को भी बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, ताकि अच्छी फसलें देश के अंदर लाई जा सके। तो पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन, ये एक बार इसको पढ़ लोगे पूरा समझ में आ जाएगा यार। टेक्निकल रिफॉर्म इतने बड़े लेवल पर किया गया है ना, इतने बड़े लेवल पे इरिगेशन फैसिलिटी आई, इतने बड़े लेवल पे ट्रैक्टर थ्रेशर्स का यूज करा, इतने बड़े लेवल पर हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करा, HYV सीड्स का इस्तेमाल करा, कि इसी को हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दे दिया। अब एलिमेंट ऑफ HYV टेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन या HYV टेक्नोलॉजी में क्या क्या हुआ? सबसे पहले यूज ऑफ HYV सीड्स, बताने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पे कन्वेंशनल सीड्स थे गवर्नमेंट ने उनको खत्म करा। बोला यार ये पुराने बीज इससे कुछ नहीं है, इनसे प्रोडक्शन होता नहीं है। अब रिसर्च करके वैज्ञानिकों के द्वारा HYV सीड्स का इस्तेमाल होगा ताकि हमारा प्रोडक्शन तेजी से बढ़े, इससे हमारी बर्बादी हो रही है। तो बहुत बड़े लेवल पे HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया, किसके लिए? वीट, बाजरा, राइस, ज्वार, कॉटन, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। हुआ क्या? बहुत तेजी से एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है बढ़ने लग गया। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसके अंदर टेक्निकल रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने बोला HYV सीड्स के साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स का, उर्वरकों का भी बहुत बड़े लेवल पर यूज होना शुरू हुआ। यहां तक कि गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए और देश में कितना यूज कर रहा है इसका डाटा रखने के लिए, ठीक है, और छोटे फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स पहुंचे, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन भी बनाकर तैयार कर दी, है ना। इसका नाम था फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो हमारे को एक डाटा बताता है ऑलमोस्ट 272.2 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वर कंज्यूम्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 2018-19 का एक डाटा दे रहा है कौन? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि 272.28 लाख टन इतने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ इतने बड़े लेवल पे। ये सब हो पाया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, तभी स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में।
यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन। पहले बहुत सारी फसलें ना खराब हो जाया करती थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन में फिर ऐसी दवाइयाँ वगैरह आई जिससे प्लांट को क्या करा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है, दवाइयाँ वगैरह छिड़की गई। पहले बहुत सारी फसलें तो कीड़े वीड़े ही खा जाते थे, खराब कर देते थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निकल रिफॉर्म के बाद बहुत बड़े लेवल पर इनको कंट्रोल किया गया, किससे, पेस्टिसाइड्स और क्या नाम है, इंसेक्टिसाइड्स से, ठीक है। अलोंग विद द फर्टिलाइजर्स द यूज ऑफ HYV आल्सो रिक्वायर्ड टू यूज द पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप अगेंस्ट द पेस्ट और डिजीजेस, ठीक है। कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर दवाइयों का इस्तेमाल किया गया। गवर्नमेंट ने सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन का भी निर्माण करवाया बहुत जगह पर, ठीक है, जिनका काम था प्लांट के ऊपर रिसर्च करना, उनको सुरक्षा देना और अगर प्लांटों में कोई बीमारियां फैल रही है तो उनको रोकना। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पीस मैनेजमेंट की भी स्थापना की गई इंडिया के अंदर। तो ये भाई ग्रीन रेवोल्यूशन में 3 पॉइंट बता दिए, यूज ऑफ HYV सीड्स हुआ और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, मैं आपको इरिगेशन फैसिलिटी आपको मैं एक डाटा बताता हूँ, 1951 का डाटा। 1951 में इरिगेशन फैसिलिटी थी सिर्फ 17%, जो आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, जस्ट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया 45%। इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले 1947 से पहले या 1947 के कुछ टाइम बाद तक भी क्या था कि अगर बारिश अच्छी हो गई तो फसलें ठीक हैं, अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो फसलें डूब जाती थी, बारिश कम हो गई तो सूखे की वजह से फसलें खराब हो जाती थी। तो इस चीज़ को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ देनी शुरू कर दी, ताकि जो फार्मर्स हैं वो बारिश के ऊपर निर्भर ना रहे, ठीक है। HYV सीड्स नीड द डीपली इरिगेटेड, कह रहा है कि HYV सीड्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसकी, इरिगेशन की, सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करे, ठीक है, ताकि फार्मर्स को आसानी से पानी मिल सके खेतों के लिए। लॉन्च अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इतने बड़े लेवल पे गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करे कि जो 1951 में कितना 17% था, वो कुछ सालों के अंदर ही कितना हो गया, 45% हो गया। तो कुल मिलाकर बात है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम करे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया में ना ग्रीन रेवोल्यूशन 2 बार हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन 2 बार हो गए। मैंने 2 बेसिक चीजें आपको कवर करवा दी। ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए कुछ इंट्रोडक्शंस मैंने आपको दे दिया, कैसे कैसे इंडिया के अंदर आया। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है या HYV टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या करा, यानी उसमें क्या क्या हुआ, उसके एलिमेंट्स क्या थे वो बता दिया। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन 2 बार हुआ, फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 जो था वो 1960 के मिड में स्टार्ट हुआ, 65-67 में स्टार्ट हुआ और 70 के मिड तक चला। और दूसरा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो 70 के मिड में स्टार्ट हुआ, 1970 के, और वो 80 तक चला। तो इतने दिनों तक गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिशें करी, तब जाके हमारे देश में इतने बड़े लेवल पर टेक्निकल रिफॉर्म हो पाया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेज में हुआ। क्या क्या हुआ जरा मैं आपको समझाता हूँ। पहली बार जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो हुआ 1960 के मिड से 1970 के मिड तक। ड्यूरिंग द फेज ऑफ द स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो पहला फेज था ग्रीन रेवोल्यूशन का, रिस्ट्रिक्टेड टू लार्जली टू व्हीट एंड राइस। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ ना, उसमें गवर्नमेंट ने ज्यादातर व्हीट और राइस के ऊपर ही ध्यान दिया और उसी के लिए अच्छे बीज आए, उसी के लिए गवर्नमेंट ने सारी कोशिशें करी। तो ज्यादातर इससे ना पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में व्हीट और राइस की जो फसल है उसी के अंदर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला। और पहला ग्रीन रेवोल्यूशन सारे लोगों को फायदा भी नहीं मिला, इसमें बस पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को ही इसका ज्यादा फायदा मिला। तो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ व्हीट और राइस जैसी फसलों को फायदा पहुंचा के गया और इसका फायदा पूरे इंडिया में भी नहीं हुआ। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स के अंदर ही सिर्फ हो पाया। बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों के अंदर अभी इसका बेनिफिट ज्यादा नहीं पहुंचा। अब हुआ क्या ना, मैं आपको बताता हूं कि जो गरीब फार्मर्स थे, अब क्या में इसके अंदर अगर देखा जाए टेक्निकल रिफॉर्म के अंदर क्या हुआ कि भाई HYV सीड्स खरीदना है, पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदना है, आपको ट्रैक्टर और थ्रेशर्स खरीदना है, अच्छी मशीनें खरीदनी है और इरिगेशन की फैसिलिटी लेनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए ना पैसा लगता है और उस टाइम जिन फार्मर्स के पास ये था बस वही फार्मर्स इसका जो है ना एक तरीके से बेनिफिट ले पाए और बाकी फार्मर्स इसका बेनिफिट नहीं ले पाए। तो यही कारण था कि पहला ग्रीन रेवोल्यूशन ना जो छोटे फार्मर्स है
उनको फायदा पहुंचा के नहीं गया। इसीलिए गवर्नमेंट ने दूसरे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कुछ ऐसा करा जिससे छोटे फार्मर्स को फायदा मिला। दिस बिकॉज ऑफ HYV सीड्स रिक्वायर द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, इसके अंदर फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए और ये सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट प्रोपोर्शन में चाहिए, ठीक है। तो इन द फर्स्ट फेज ओनली द फार्मर्स हु हैड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो पहले वाला जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें देखा गया कि जिन लोगों के पास अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिला, जबकि जो छोटे वाले थे, जो छोटे फार्मर्स थे जिनके पास पैसा नहीं था वो इसका बेनिफिट नहीं उठा पाए। तो रीजन इसका हुआ क्या, रिवोल्यूशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड। तो ये जो रिवोल्यूशन हुआ, पहला जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ वो रिस्ट्रिक्टेड यानी रुक गया अफिलेंट एरियाज ऑफ द कंट्री, कंट्री के कुछ एरिया तक, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य थे जहां के किसानों के पास थोड़ा पैसा था तो इन्होंने इसका बेनिफिट ले लिया, बाकी ज्यादातर एरिया में इसका बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से ग्रीन रेवोल्यूशन करा जो 70 के मिड से लेकर 80 के मिड तक चला। अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर ड्यूरिंग दिस फेज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिकम वाइड स्प्रेड और कवरिंग द मोस्ट ऑफ द एरियाज, ठीक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ द क्रॉप। दो बातें, एक तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें ज्यादातर स्टेट को कवर करने की कोशिश करा, बिहार को, पंजाब को, सभी लोगों को इसका फायदा मिल जाए, यानी स्टेट बढ़ गए। दूसरा, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप, गेहूं और चावल के अलावा और भी फसलों को, दाल वगैरह की फसलों को भी बढ़ाने की कोशिश की गई, यानी कि उनकी फसल को भी बढ़ाने की बहुत सारी कोशिशें की गई। ड्यूरिंग द सेकेंड फेज द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन टू स्मॉल फार्मर्स, है ना, लो इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट ने क्या करा कि यार देखा कि छोटे फार्मर को तो फायदा नहीं मिला, तो छोटे फार्मर्स को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करा, जिससे उनको लोन आसानी से मिला कम इंटरेस्ट रेट पे, और उस लोन से उन्होंने फिर टेक्निकल रिफॉर्म्स के जो एलिमेंट है, यानी कि जो HYV सीड्स हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, उसको फिर मार्केट के अंदर से खरीदा। तो कुल मिलाकर छोटे स्मॉल लैंडलॉर्ड्स, स्मॉल फार्मर्स को भी इसका बेनिफिट कुछ हद तक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का मिल गया, ठीक है। Does it was the owing the intervention by the government, और ये हो पाया किसकी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा। पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं थी, जिसकी वजह से इसका फायदा सिर्फ कुछ फसलों को हुआ और कुछ ही राज्यों में हुआ। दूसरे वाले ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा, जिसकी वजह से फायदा ज्यादातर राज्यों को मिला, ज्यादातर फसलों में मिला, और स्मॉल फार्मर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला इसका। और सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट ने बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर फार्मर्स को लोन भी प्रोवाइड करा, जिसकी वजह से वो इन इनपुट्स को खरीद पाए। तो ये दो ग्रीन रेवोल्यूशन है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, दोनों ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या हुआ था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, गेन, मेरिट्स, बेनिफिट्स या इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में दो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो क्या इंडिया को ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ बेनिफिट मिला या नहीं मिला, तो वही क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कह रहा क्रॉप प्रोडक्टिविटी में बहुत तेजी से इंक्रीमेंट आया। जाहिर सी बात है कि आपने इतनी सारी चीज़ों का एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करा, टेक्निक आपने अच्छी करी, आपने HYV सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू करा, इरीगेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ा दी, केमिकल फर्टिलाइजर्स बढ़ा, तो प्रोडक्शन तो बढ़ना ही था, ठीक है ना। तो वीट का ही अगर हम देखा जाए तो अभी 2019-20 का डाटा है 3421 kg पर हेक्टेयर होता है, जो कि 1951 में ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले सिर्फ इतना था। राइस में देखो अभी 2019-20 में इतना प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर का, जो कि 1951 में बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ इतना था, जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में जो एक फसलों की स्टैग्नेशन बनी हुई थी, जो प्रोडक्शन की स्टैग्नेशन बनी हुई थी कि हमारा प्रोडक्शन नहीं बन रहा था, उसका एक एंड हुआ एक लॉन्ग पीरियड के बाद। लॉन्ग पीरियड के बाद एंड ऑफ लॉन्ग पीरियड स्टैग्नेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन रुका हुआ था एक तरीके से उसका भी एंड हुआ, ठीक है। किसकी वजह से, HYV टेक्नोलॉजी या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से। सब्सटेंशियल राइज इन एरिया अंडर द कल्टीवेशन, हालांकि हमने लैंड रिफॉर्म करा, तो लैंड रिफॉर्म में तो वैसे बहुत सारा एरिया हमारा बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर भी हमारा बहुत सारा जो एरिया है वो बढ़ा। कैसे बढ़ा, हमने डबल क्रॉपिंग स्टार्ट करी, इसके अलावा जो फॉलोइंग की समस्या थी वो हमारी दूर हो गई। पहले ना एग्रीकल्चर के अंदर क्या करना पड़ता था कि बहुत सारी ज़मीनों को रेस्ट देना पड़ता था। अगर 3 साल आपने कहीं पर खेती कर ली तो उसको रेस्ट दो, ताकि उसकी जो क्रॉपिंग पावर है वो दोबारा से बन सके। लेकिन HYV टेक्नोलॉजी के अंदर हम उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो ख़त्म होने की जगह दोबारा और बढ़ने लगी। तो जो ज़मीन को छोड़ने की एक प्रथा चल रही थी, एक
सिस्टम चल रहा था वो भी अब खत्म हो गया, उसे हम लोग फॉलोइंग कहते हैं। HYV टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम लेग बिटवीन द स्विंग एंड हार्वेस्टिंग। यहाँ तक कि जो हम खेती करते हैं तो सबसे पहले हम बीज डालते हैं खेतों के अंदर और फिर हम बाद में काटते हैं, उसका जो टाइम था वो टाइम भी कम हो गया। पहले 6 महीने 7 महीने होता था, वो टाइम कम होकर 4 महीने 3 महीने हो गया। तो उतने ही टाइम में हम अब 2 बार फसल उगा सकते थे, यानी कि डबल क्रॉपिंग कर सकते थे। एक तरीके से इनडायरेक्टली देखा जाए तो जमीन ही तो बढ़ गई हमारे सामने, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पर लिखी गई है। एक फॉलोइंग था पहले, फॉलोइंग का मतलब वही जो जमीन को आपको छोड़ना पड़ता था कुछ टाइम के लिए रेस्ट के लिए, लिविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड छोड़ना पड़ता था सम टाइम्स के लिए, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रही। तो एक तरीके से जब आप जमीन को नहीं छोड़ोगे, वहां पर भी हर साल खेती कर पाओगे, तो एरिया तो बढ़ ही गया। तो HYV टेक्नोलॉजी के अंदर एरिया किस तरीके से बढ़ा, हमने डबल क्रॉपिंग स्टार्ट करी, क्योंकि जो टाइम था फसल को बोने का और फसल को काटने का, वो टाइम काफी ज्यादा कम हो गया। अब हम 2 बार फसल उतने ही टाइम में उगा ले रहे थे। दूसरा जो फॉलोइंग की समस्या थी, जमीन को रेस्ट पे छोड़ना पड़ता था, बहुत सारी जमीन पे तो हम फसल उगा ही नहीं पाते थे, अब वो समस्या भी हमारी दूर हो गई। इन दोनों चीजों की वजह से सब्सटेंशियल राइज इन द एरिया ऑफ अंडर कल्टीवेशन, एरिया काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तो वो जो भी है नोट्स आप देख लेना पिछले पॉइंट में। शिफ्ट इन द फार्मिंग सब्सिटेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। इंडिया के जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए जो फार्मर्स हैं, अब उनका जो आउटलुक है वो भी चेंज हो रहा था। पहले वो सब्सिटेंस फार्मिंग करते थे, सब्सिटेंस फार्मिंग का मतलब इतना ही उगाते थे कि बस खुद का गुजारा चला लेते थे। लेकिन अब ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद फार्मर्स की कंडीशन अच्छी हो चुकी थी, अब उनकी फसल इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्होंने सब्सिडेंस फार्मिंग से अब वो मूव करने लगे थे कहाँ, कमर्शियल फार्मिंग। यानी इतना फसल उगाने लगे थे कि खुद इस्तेमाल करने के बाद अब मार्केट में बेचकर पैसा भी कमा सकते थे। A substantial rise in the output has started the generating marketable surplus। marketable surplus मतलब इतना फसल बच जाता था कि उसे मार्केट में बेच सकते थे। This has promoted the farmer to gradually shifted from subsistence farming to commercial farming। ठीक है ना, इतनी तेजी से इंक्रीमेंट हुआ कि मार्केटेबल सरप्लस बनने लगा, यानी बहुत सारे फसल आपके पास बचने लगी, जिसने किसानों को प्रमोट करा कि अब वो सब्सिटेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ मूव कर ले। साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारे देश के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए एक साइन था उनके ग्रोथ का, उनके डेवलपमेंट का, ठीक है। उसके बाद अटेंडिंग द मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जो फसल उगाता है, अगर उसके पास इतनी फसल उग रही है, इतना अनाज उग रहा है कि वो खुद का गुजारा चलाने के बाद कुछ बचा लेता है और उसे मार्केट में जाकर बेचता है, तो उसे हम लोग मार्केटेबल सरप्लस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मार्केटेबल सरप्लस से हुआ क्या जरा समझते हैं। बाय सेलिंग द मार्केटेबल सरप्लस गेट्स कैश, किसानों को अब कैश जनरेट होने लगा मार्केट में अपना जो फसल बेचकर। ही कैन यूज दिस कैश टू बाय प्रोड्यूसर गुड्स। अब क्या होने लगा कि जो किसान थे, किसान उस फसल को, जितनी भी फसल बच जाती थी उसको बेचते थे और अपनी जरूरत के लिए, अपनी किसानी के लिए ट्रैक्टर खरीदने लगे, थ्रेशर्स खरीदने लगे और दूसरी मशीन खरीदने लगे। इसके अलावा घर की जरूरतों को भी आसानी से पूरा करने लगे, कंज्यूमर गुड्स भी खरीदने लगे। तो कुल मिलाकर किसानों की हालत अब बेटर होने लग गई थी। मार्केटेबल सरप्लस साइन ऑफ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और ये मार्केटेबल सरप्लस, किसानों के पास जो फसल बच रहा था अब अपने खुद के इस्तेमाल के बाद, ये एक साइन था कि अब मार्केट के अंदर कमर्शियल एग्रीकल्चर को किसान धीरे धीरे प्रमोट करने लग रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे सामने है चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। ये पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ, फार्मर्स का आउटलुक चेंज हो गया, यानी जो फार्मर्स थे वो अब अपने आप को एक मजदूर नहीं समझ रहे थे, मतलब कि बेचारा महसूस नहीं कर रहे थे। अब उनके पास इतनी फसल थी कि वो बेचकर अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते थे। अब उनका आउटलुक चेंज हो रहा था, मतलब बिजनेसमैन टाइप अब वो बनते जा रहे थे, धीरे धीरे कमर्शियल वेंचर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। अगले नंबर पे सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन एंड प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसको मानता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ा दिया। एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ने के बावजूद प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम थी, और ये दोनों इतनी ज़्यादा कम थी कि हमें बाहर से बहुत सारे जो फूड है बाहर से हमें क्या करना पड़ता था, मंगवाना पड़ता था। और आपको पता है, मैंने आपको बताया भी कि कुछ रिपोर्ट्स में तो ऐसा बताया गया कि उस टाइम जो ऐसा फूड इंडियंस खा रहे थे कि वो बाहर जानवरों को खिलाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया का इतनी तेजी से स्टॉक बढ़ा, इंडिया का एग्रीकल्चर स्टॉक इतनी तेजी से बढ़ा कि इंडियंस ने
अपने पास बहुत सारा स्टॉक जमा करके रखना शुरू कर दिया बुरे समय के लिए, कि भाई कहीं पर अकाल आ गया वहां पहुंचाएंगे, कहीं गरीबों को फ्री में बांटना है वहां पहुंचाएंगे। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास पहले जो बाहर से अनाज मंगवाती थी, उल्टा अब इतना अनाज बचने लग गया कि इंडियन गवर्नमेंट अपने पास सुरक्षित रखने लगी, जिसका नाम था बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में रखती है, वेयर हाउसिंग, बड़े बड़े कंटेनर बना के उसके अंदर रखने लग गई। और इसके अलावा बहुत सारा अनाज इंडिया बाहर जाकर बेचने भी लगी। आज देखो इंडिया बहुत सारे फूड बाहर जाकर क्या करती है, सप्लाई करती है। बहुत बड़े लेवल पे इंडिया एक्सपोर्टर है किसका, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो यही चीज हमारे को यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या बताया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन enable the government to produce sufficient amount of food grain and build a stock which could be used in a time of food shortage। कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पे बफर स्टॉक बनाया HYV टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे हमने बफर स्टॉक बनाया। और उस बफर स्टॉक का इस्तेमाल इंडियन गवर्नमेंट जब फूड शॉर्टेज होती है तो वहां पर इस्तेमाल करती है। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक छोटा सा फायदा और पढ़ने वाले हम लोग, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले अनाज की शॉर्टेज थी मार्केट में, जिसकी वजह से अनाज के रेट्स मार्केट में हाई थे। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अनाज बहुत तेजी से मार्केट में बढ़ा, जिससे अनाज के रेट भी कम हुए और अनाज से बनने वाली दूसरी चीज यानी जो रिलेटिव चीजें होती हैं उनके प्राइस भी धीरे धीरे क्या होने लग गए, कम होने लगे, जिसका बेनिफिट बहुत तेजी से जो लोअर ग्रुप था, यानी हमारे देश के अंदर जो लो ग्रुप इनकम वाले लोग थे, यानी जो लो इनकम वाले लोगों का एक ग्रुप है, उनको बहुत बड़े लेवल पे बेनिफिट मिलने लगा। इनको फ्री में राशन मिलने लगा, मार्केट में चीजों के रेट कम हुए, जिनसे इनकी जो लिविंग है वो थोड़ी सी आसान हो गई। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कह रहे हैं कि इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसका बहुत बड़े लेवल पर फायदा तो मिला, लेकिन फिर भी क्या इंडिया को आज भी एक ग्रीन रेवोल्यूशन की नीड है? क्या ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ कमियां रह गई? ठीक है, तो वही पॉइंट हमारे को अभी बताने। सबसे पहले बोला जा रहा है कि लिमिटेड क्रॉप्स। इंडिया के अंदर 2 बार जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, इसका असर ज्यादातर वीट और राइस जैसी फसलों के ऊपर ज्यादा पड़ा। इनका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन पल्सेस की अगर हम बात करें और कमर्शियल क्रॉप्स की बात करें, जैसे जूट, कॉटन और टी की बात करें, तो इनके अंदर ज्यादा इंक्रीमेंट देखने के लिए नहीं मिला। तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन इन फसलों के लिए हो सकती है, इन क्रॉप्स के लिए एक ग्रीन रेवोल्यूशन हो सकती है। अनइवन स्प्रेड, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो स्प्रेड है वो अनइवन देखा गया। कुछ स्टेट्स को इसका फायदा ज्यादा मिला, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनको फायदा ज्यादा मिला। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों को इसका फायदा मिला। तो बाकी के और जो राज्य हैं उनको इसका बेनिफिट ज्यादा नहीं मिला, जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनको अभी भी एक ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 डिसएडवांटेज बता दिए। एक, कुछ फसलों पे इसका ज्यादा असर पड़ा। दूसरा, अनइवन स्प्रेड हुआ, कुछ स्टेट्स में ज्यादा बेनिफिट मिला और कुछ में ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो इनपुट्स हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जैसे HYV सीड्स को खरीदना, इरिगेशन फैसिलिटी लेना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लेना, या फिर अगर हम बोले केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इनको खरीदने के लिए चाहिए होता है पैसा, और पैसा बड़े फार्मर्स के पास ही है। अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स या स्मॉल फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो इनपुट्स हैं उनको खरीदने के लिए, टेक्निकल रिफॉर्म के अंदर जो इनपुट्स हैं उनको खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं है, जिससे उनको इसका बेनिफिट नहीं मिला। तो गवर्नमेंट को एक ग्रीन रेवोल्यूशन करने चाहिए ऐसे फार्मर्स के लिए जो अभी तक ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं उठा पाए, वो टेक्निकल इनपुट्स को खरीदने में एबल नहीं है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक डिवाइड। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे देश में एक इकोनॉमिक डिवाइड, क्या एक गल्फ बना दिया रिच और पुअर लोगों के बीच में? यस, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ज्यादातर जो बेनिफिट मिला वो रिच फार्मर्स को मिला, और जो पुअर फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, वो अभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं ले पाए, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर एक इकोनॉमिक डिवाइड पैदा हुआ। जो रिच फार्मर्स है वो और रिच हो गए और पुअर फार्मर्स की जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब हो गई। तो हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी HYV टेक्नोलॉजी कितने फेज में किए गए, इसके एलिमेंट्स क्या थे, इसके बेनिफिट्स क्या थे और इसका डिसएडवांटेज क्या था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में एवरीथिंग मैं आपको कवर करवा चुका हूं आज की क्लास के अंदर। बच्चों अगली क्लास के अंदर इसी से जुड़ा हुआ एक एग्रीकल्चर सब्सिडीज से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं।